नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे ऊष्मा के अध्ययन के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करेंगे ऊष्मागति के नियमों के संबंधित नियम। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम देखिए दोस्तों, क्या होता है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। यदि आपके पास कोई दो पदार्थ होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के तापीय साम्य में होते हैं, जैसे यदि मैं बात करूं कोई पदार्थ ए व बी दोनों आपस में तापीय साम्य में है, दोनों एक दूसरे के क्या है तापीय साम्य में है, तथा बी किसी दूसरे पदार्थ सी से भी क्या है तापीय साम्य में है, तो अपन क्या कहेंगे कि पदार्थ ए बी सी के तापीय साम्य में होगा। इसे अपन क्या कहेंगे ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोई दो पदार्थ ए तथा बी आपस में तापीय साम्य में है तथा बी किसी अन्य पदार्थ सी के भी तापीय साम्य में होगा, तो अपन क्या कहेंगे कि ए वाला जो पदार्थ है वो भी सी वाले पदार्थ के आपस में तापीय साम्य में होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। दूसरे नियम की यदि अपन बात करें तो दूसरा नियम इसमें आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी निकाय में जो ऊष्मा का मान होता है, मान लेते हैं किसी निकाय में ऊष्मा का मान आपको दिया हुआ है क्यों, तो परिभाषा क्या हो जाएगी किसी निकाय में ऊष्मा का मान इसी निकाय के किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यदि किसी निकाय में ऊष्मा का मान आपको Q दिया हुआ है तो इसके किए गए कार्य W तथा आंतरिक ऊर्जा Du, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है ऊष्मा कहलाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहां पे यदि अपन Q की बात करें तो ये होती है दी गई ऊष्मा, W बराबर हो जाएगा किया गया कार्य, और यदि अपन Du की बात करते हैं तो इसे कहेंगे आंतरिक ऊर्जा। क्या कहेंगे दोस्तों आंतरिक ऊर्जा। ये हो जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और आगे यदि बात कर रहे हैं, आगे आता है आपके पास ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या होता है, ऐसा कोई भी इंजन जिसकी दक्षता क्या हो 100% हो, अर्थात यदि किसी ऐसे इंजन को अपन जितना इनपुट देते हैं यदि उतना ही आपको आउटपुट प्राप्त होता है, तो ऐसे इंजन को अपन क्या बोलते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। क्या किसे कहेंगे दोस्तों कि ऐसा इंजन है जिसकी दक्षता कितनी होती है दोस्तों 100% होती है। जिसकी दक्षता कितनी होती है दोस्तों 100% होती है, तो इसे ही अपन क्या बोल देते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बोल देते हैं। इस दक्षता से संबंधित यदि आपको कोई पूछ ले कि कार्नो इंजन या इसका दूसरा नाम अपन बोले ऊष्मा इंजन,
इसकी दक्षता कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि ऐसा कोई भी इंजन जिसकी दक्षता 100% पे हो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। लेकिन यदि किसी की दक्षता 100% हो ही ना, और अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कोई इंजन संभव नहीं है जिसकी दक्षता कितनी रहती है? 100% रहती है। और इस प्रकार के कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? 1 - T2/T1 और गुणा 100। ये आपके पास मान किसका आ जाएगा? इसकी दक्षता का। और इसे बोला जाता है कार्नो इंजन या ऊष्मा इंजन की दक्षता। इसे, इस शब्द को बोला जाता है नीटा। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? नीटा। और ये जो नीटा होता है ये किसको व्यक्त करता है? कार्नो इंजन या ऊष्मा इंजन की दक्षता को। किसको व्यक्त करता है? कार्नो इंजन या ऊष्मा इंजन की दक्षता को। इसे अपन क्या बोलेंगे? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूटन के शीतलन का नियम। शीतलन का नियम, न्यूटन के शीतलन का नियम। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है और इसका मतलब क्या है? शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि न्यूटन का शीतलन का जो नियम है वो ठंडा, अर्थात अपन क्या बोलेंगे? तापमान। तापमान से संबंधित नियम होता है। और तापमान भी कैसा? ठंडा तापमान। अर्थात उस न्यूटन का जो शीतलन का नियम होता है वो इसके ठंडे तापमान पर आधारित होता है। अब ठंडे तापमान पर आधारित कैसे होगा वो देखो दोस्तों। न्यूटन ने इसमें क्या बताया कि जब कोई पदार्थ बहुत ज्यादा तापमान से कम तापमान तक, अपन बात करें जैसे कि यदि कोई पदार्थ पहले 60 डिग्री सेल्सियस पर था और उससे थोड़ा कम तापमान अपन मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो न्यूटन ने क्या बताया कि कोई पदार्थ बहुत अधिक तापमान से थोड़ा तापमान तक होने में जितना समय लेता है इस थोड़े तापमान से और ज्यादा कम ताप होने के लिए समय क्या लेगा? ज्यादा लेगा। अर्थात यहाँ पे T2 का मान क्या हो जाएगा? T1 की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है? न्यूटन का शीतलन का नियम यह कहता है कि यदि कोई पदार्थ बहुत उच्च तापमान पर है तो उच्च तापमान से थोड़ा तापमान होने में जितना समय लगता है उस थोड़े तापमान से और ज्यादा कम तापमान में होने में इससे ज्यादा समय लगता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन का शीतलन का नियम। इसका एक गणितीय व्यंजन का समीकरण आता है जो देखिए दोस्तों क्या होता है? T1 - T2 बटे T बराबर K T1 + T2 बटे 2 - T0। ये जो समीकरण होता है ये न्यूटन के नियम की शीतलन की दर ज्ञात करने का नियम होता है। और इसमें T1 जो होता है वो इसका कहलाता है प्रारंभिक तापमान। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रारंभिक तापमान। दूसरा इसका जो T2 मान होता है वो T2 मान हो जाएगा इसका अंतिम तापमान। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतिम तापमान। इसी प्रकार यदि स्मॉल टी की बात करें तो ये हो जाएगा लगने वाला समय। लगने वाला समय। यदि के की बात करें तो ये क्या कहलाता है? नियतांक, जिसे अपन न्यूटन का शीतलन का नियतांक कहते हैं। और जो T0 हो जाएगा ये होता है वायुमंडलीय तापमान। वायुमंडलीय तापमान।
और इस प्रकार से ये जो समीकरण कहलाता है, इस समीकरण को अपन कहते हैं न्यूटन का शीतलन की दर ज्ञात करने का समीकरण। जैसे इस पे आधार पे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है। इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, दिया हुआ क्या है, किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे कि इसमें T1 का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 60 डिग्री से बदल करके कितना हो रहा है, वो 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे कि T2 का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इसमें कितना समय लगता है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट का समय लग रहा है, अर्थात आपको इस T का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो आपसे पूछा है 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने पर कितना समय लगेगा, जबकि वायुमंडल का तापमान, अर्थात आपको एक मान और दिया हुआ है T0 और इसका मान कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस समीकरण को देखने पर आपके पास एक समीकरण होता है T1 माइनस T2 बटे स्मॉल t बराबर K T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस T0, जो क्या होता है, न्यूटन की शीतलन की दर ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है। इन समीकरण को देखते हुए आपके पास सारा मान है, केवल ये K का मान नहीं है। तो सबसे पहले अपन K का मान निकालेंगे और जैसे ही K का मान निकालेंगे इसमें मान रखेंगे तो इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, लगने वाला समय प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान हो जाएगा आपके पास 60 माइनस 50 बटे 5 बराबर K 60 प्लस 50 बटे 2 माइनस 25। और आगे यदि अपन इसे सोल्व करेंगे तो 60 में से 50 जाएंगे, 10 बच जाएंगे, 10 बटे 5 बराबर K, ये मान हो जाएगा 110 बटे 2 माइनस 25। और इसी प्रकार से आगे सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10, मान आ जाएगा K और ये हो जाएगा 55 माइनस 25। और इस प्रकार से यदि K का मान आप ज्ञात करोगे तो 2 बटे 30 और मान कितना आ जाएगा, 1 बटे 15। K का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 बटे 15। अब ये K का मान अपन वापस इसी समीकरण में निकालते हैं। यदि आपके पास इस प्रकार का कोई प्रश्न हो, पहले तो 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लग रहा था, 5 मिनट का समय लग रहा था। लेकिन अब मैं बात करूं कि 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, तो देखिए दोस्तों, अब की बार की यदि मैं बात करूं तो आपके पास T1 का मान कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और T2 का मान, अर्थात परिवर्तन होकर के इस T2 का मान कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। आपको समय का मान पूछा है, अर्थात ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और साथ में वायुमंडल का तापमान आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस है और K का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, जो कितना है, 1 बटे 15 है। कितना है दोस्तों, 1 बटे 15 है। यदि वापस ये मान अपन इसी समीकरण में लगाते हैं तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, इस K का मान आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां से यदि अपन बात करें, T1 का मान कितना दिया हुआ है, 50 माइनस 40 बटे T का मान आपको ज्ञात करना है, इसलिए T ऐसे कैसे रह जाएगा। K का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, 1 बटे 15। T1 प्लस T2, 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 बटे 2 और माइनस कितना हो जाएगा, 25। इसी प्रकार 50 में से 40 आएंगे, 10 बटे T बराबर 1 बटे 15। ये मान हो जाएगा 50 और 40 90 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 45 माइनस 25।
और इसी प्रकार से यदि अपन आगे सोल्व करेंगे तो 10/t बराबर 1/15 गुणा ये कितना मान हो जाएगा 45 में से 25 गए, कितने बच गए 20, 10 से काट देंगे, इससे कितना बच जाएगा 2, और यदि t का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 15/2 अर्थात 7.5 सेकंड। ये समय लगेगा आपको 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक लगने वाले में समय। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जब 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक मान पहुंचता है तब कितना समय लग रहा है 5 मिनट, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान पहुंच रहा है उसमें समय कितना लग रहा है 7.5 सेकंड अर्थात 7.5 सेकंड। तो न्यूटन का नियम यही कहता है कि बहुत अधिक तापमान से थोड़ा तापमान तक होने में जितना समय लगता है उस थोड़े तापमान से और ज्यादा कम तापमान होने में अधिक समय लगता है। इसे अपन क्या बोलते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम। इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों न्यूटन का शीतलन का नियम। आगे अपन बात करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता देखिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये ऊष्मा वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके छोटे छोटे टॉपिकों में से 1 या 2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए बात करते हैं अपन विशिष्ट ऊष्माधारिता की। इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म होती है वो होती है एस बराबर Q/mt। एस बराबर Q/mt। अब देखिए दोस्तों यहां से परिभाषा क्या बन जाएगी, यहां पे सबसे पहले मैं बात करूं कि एस जो मान है इसे अपन क्या बोलते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या बोलते हैं दोस्तों विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्यों बराबर जो होती है वो कहलाती है ऊष्मा, m बराबर है द्रव्यमान और जो T है वो इसका है तापमान। अब यहां से एक परिभाषा क्या बन जाएगी कि यदि मैं इसके द्रव्यमान को अर्थात इस m के मान को कितना मान लूं 1 मान लूं और इस तापमान के मान को भी कितना मान लूं 1 मान लूं, तो आपके पास विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कितना हो जाएगा दी गई ऊष्मा के मान के बराबर हो जाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान को एकांक से बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा का मान ही क्या कहलाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। क्या हो जाएगी दोस्तों परिभाषा, किसी पदार्थ के द्रव्यमान के तापमान को एकांक से बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा का मान ही क्या कहलाता है इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। यदि मैं बात करूं इसके मात्रक की, मात्रक इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका, यदि मैं बात करूं इसके मात्रक की तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो ऊष्मा का मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों जूल, और यदि द्रव्यमान की बात करूं द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, और इसी प्रकार से तापमान की बात करूं तो तापमान का मान हो जाएगा केल्विन, और इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये एक मात्रक किसका हो जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता का। बात करते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता किस चीज पर निर्भर करती है, तो देखिए दोस्तों विशिष्ट ऊष्माधारिता जो निर्भरता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता की जो निर्भरता है वो होती है इसकी प्रकृति, अर्थात विशिष्ट ऊष्माधारिता इसकी प्रकृति के मान पे क्या करती है डिपेंड करती है।
विशिष्ट ऊष्माधारिता इसकी प्रकृति के मान पे क्या करती है, डिपेंड करती है, निर्भर करती है। एक शब्द आपके पास आता है ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता, दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन अंतर देखो क्या है। इसका बहुत बार एग्जाम में मात्रक पूछ चुके हैं कि ऊष्मीय चालकता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए जो मान होता है वो क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान को एकांक से बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा ही क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। लेकिन ऊष्मीय चालकता का यदि आपसे मात्रक पूछ ले तो देखिए दोस्तों क्या करना है, इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकंड इंटू किलोग्राम, सॉरी मीटर इंटू तापमान। एक मात्रक तो हो जाएगा इसका ये, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। यहां पे क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से ऊष्मीय चालकता का मात्रक है और ये आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे, तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसको देख करके आपके एक बात समझ में आ रही है, ये वाली आपको यहां पे दिया हुआ है जूल, ये बात कर रहा हूं मैं इस जूल की, नीचे दिया हुआ आपके पास सेकंड। तो देखिए दोस्तों, जूल मात्रक होता है कार्य का और सेकंड मात्रक इसका हो गया समय का, और कार्य बटे समय अपन पहले से पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं, शक्ति को कहते हैं। और यदि इन दोनों के मान की जगह यदि शक्ति का मान आ जाता है तो अपन ये भी जानते हैं कि शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। और इस प्रकार से इसका नया मात्रक क्या बन जाएगा, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ गए दोस्तों, यहां पे यदि जूल बटे सेकंड लिखेंगे तो मात्रक हो जाएगा जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। लेकिन यदि बात करते हैं अपन जूल बटे सेकंड को, शक्ति की परिभाषा से अपन SI मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे वाट लिखेंगे इसका नया मात्रक क्या बन जाएगा, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। आगे देखो दोस्तों, यदि मैं विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करूं, विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करूं तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस की, और ये लगभग होती है 4205। कितनी होती है, 4205। अब यहां पे पढ़ क्या रहे अपन, विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसलिए मात्रक क्या लग जाएगा, जूल बटे किलोग्राम इंटू केल्विन। क्या लग जाएगा दोस्तों, जूल, ये देखो दोस्तों अपन पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, यहां पे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और इसलिए यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, जूल किलोग्राम केल्विन। ये बात कर रहे हैं अपन सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्माधारिता की। यदि हाइड्रोजन गैस के बाद की मैं बात करूं, यदि हाइड्रोजन गैस के बाद की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अर्थात हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है जल की। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है, अपन कहे लगभग हाइड्रोजन गैस के बराबर होती है। कितनी होती है, तो आप कह सकते हो 4200 जूल बटे किलोग्राम केल्विन। और इतनी ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा हो जाने के कारण ही इसका उपयोग किसमें किया जाता है,
इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों वाहनों में रेडिएटर के रूप में, वाहनों में रेडिएटर के रूप में किया जाता है। यह ध्यान रखना दोस्तों। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्माधारिता आपको पूछे तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्माधारिता किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की होती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस के बाद सर्वाधिक यदि विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान आपसे पूछे तो वो किसकी होती है? जल की होती है। और इसी कारण से इसका उपयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में रेडिएटर के रूप में किया जाता है। यदि आपको बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान पूछ ले तो ये इसका जस्ट आधा होता है, अर्थात 2100 जूल बटे किलोग्राम केल्विन। अर्थात बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान आपसे पूछ ले तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कितना हो जाएगा? 2100 जूल बटे किलोग्राम केल्विन। यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आपको एक और ध्यान में रखनी है। विभिन्न प्रकार के जो बर्तन आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बर्तन होते हैं, इनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान तो क्या रहता है? कम। विशिष्ट ऊष्माधारिता, इस विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान तो क्या रहता है दोस्तों? कम। और यदि आपसे पूछ ले ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि बर्तनों की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, तो देखिए दोस्तों बर्तनों की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी वो तो क्या हो जाएगी? कम। यदि आपसे पूछ ले बर्तनों की ऊष्मीय चालकता क्या होगी तो अपन बोलेंगे कि बर्तनों की ऊष्मीय चालकता का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। अर्थात विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कम हो जाएगा और ऊष्मीय चालकता का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की। गुप्त ऊष्मा, इसको L से लिखा जाता है। यहां पे दोस्तों एक शब्द दिया हुआ आपके पास गुप्त, और गुप्त का मतलब हो गया छुपी हुई। गुप्त का मतलब क्या हो गया? छुपी हुई। अर्थात इसकी एक परिभाषा तो क्या बन जाएगी? इसकी मैथमेटिकल परिभाषा के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो मैथमेटिकल परिभाषा बन जाएगी L बराबर Q/M। L की यदि मैं बात करूं तो यहां पे L बराबर तो हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। क्या हो जाएगी दोस्तों? गुप्त ऊष्मा। और यहां पे Q की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी इसकी ऊष्मा, और यदि M की मैं बात करूं ये हो जाएगा किसी पदार्थ का द्रव्यमान। अब मैथमेटिकल परिभाषा की बात में करूं, मान लेता हूं मैंने M बराबर यहां पे कितना ले लिया? 1 मान ले लिया। अर्थात किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, क्योंकि यहां पे मैंने इस M के मान को कितना मान लिया है? 1 मान लिया है। परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी जाने वाली ऊष्मा ही क्या कहलाएगी? उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अर्थात यदि मैं M बराबर 1 मान लेता हूं तो L का मान किसके बराबर हो जाएगा? इसकी ऊष्मा के मान के बराबर हो जाता है। और यहां से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी जाने वाली ऊष्मा का मान ही क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा कहलाता है। बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए दोस्तों यहां से Q जिसका मात्रक हो जाएगा जूल, और यहां पे यदि बात करूं मैं M द्रव्यमान जिसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। अर्थात गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटे किलोग्राम। क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल बटे किलोग्राम। एक दूसरी में परिभाषा की बात करूं तो देखिए दोस्तों अपन बात कर रहे हैं किसकी परिभाषा की? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। तो एक परिभाषा इसके नाम के अकॉर्डिंग हो जाती है कि किसी भी पदार्थ के
तापमान में परिवर्तन किए बिना, अर्थात यहाँ पे गुप्त ऊष्मा जो अपन पढ़ रहे हैं, इस इक्वेशन में अपन कहीं पर भी तापमान का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसकी गणितीय जो ये सूत्र होता है, इसमें तापमान का कहीं पर जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो तापमान से संबंधित एक परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी पदार्थ के तापमान में अंतर किए बिना यदि उसकी ऊष्मा के मान में परिवर्तन हो जाता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अर्थात दूसरी परिभाषा क्या होगी? किसी भी पदार्थ के तापमान में अंतर या तापमान में परिवर्तन किए बिना ही यदि उसकी ऊष्मा के मान में परिवर्तन हो जाता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यहां से आपके पास प्रश्न आ जाए कि बताइए बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है? तो बर्फ के लिए यदि मैं गुप्त ऊष्मा की बात करूं तो इसका मान होता है 80 कैलोरी बटे ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैलोरी और जो ग्राम शब्द आपको दिया हुआ है, ये इसका मात्रक होता है सीजीएस में। किसमें होता है? सीजीएस में। और यहाँ पे यदि अपन इसके एसआई की यदि बात करें तो एसआई में मैं कैलोरी की जगह नाम क्या ले रहा हूँ? जूल ले रहा हूँ। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक कैलोरी की यदि मैं बात करूं तो एक कैलोरी में मान होता है 4.2 जूल। ये ध्यान रखना दोस्तों, एक कैलोरी की यदि मैं बात करूं तो आपके पास मान कितना हो जाएगा? 4.2 जूल। और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली रीट एग्जाम 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक कैलोरी में 4.2 जूल मान होता है। आगे यदि मैं बात करूं कि यदि बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा का मान है, ये आपसे यदि इस सीजीएस प्रणाली की जगह एसआई प्रणाली में पूछ ले तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि एक कैलोरी में कितने मान होता है? 4.2 जूल होता है। तो बताओ 80 में कितना हो जाएगा? अपन इसे 4.2 से गुणा कर देंगे और बर्फ के लिए मान कितना हो जाएगा? 0 8 चौक 32, 3.36 गुणा 10 की घात 5। और अब मान किस में हो जाएगा? जूल बटे किलोग्राम में। किस में हो जाएगा? जूल बटे किलोग्राम में। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको इसका डायरेक्ट मात्रक पूछे तो क्या करना है? जूल बटे किलोग्राम। बर्फ का यदि आपके लिए गुप्त ऊष्मा का मान पूछे तो 80 कैलोरी बटे ग्राम, या फिर हो जाएगा 3.36 गुणा 10 की घात 5 जूल प्रति किलोग्राम। संबंध की यदि मैं बात करूं तो एक कैलोरी में कितने हो जाएंगे? 4.2 जूल मान इसका हो जाता है। आगे बात करें अपन ऊष्माधारिता की। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और इनके मात्रक हैं, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसे बोला जाता है हीट, अर्थात H से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो मैथमेटिकल परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी H बराबर Q/T। अर्थात ऊष्माधारिता जो मान है वो इसके किसके मान पे डिपेंड करती है? तापमान के मान पर। यहां पर T किसका मान हो जाएगा? तापमान का। Q किसका हो जाएगा? ऊष्मा का। और यहां पे H मान हो जाएगा ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का। परिभाषा की यदि मैं बात करूं, यदि यहां पे मैंने T बराबर कितना मान लिया दोस्तों? 1 मान लिया, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ के एकांक तापमान को बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा का मान ही क्या कहलाएगा? इसकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। यदि मैं T बराबर यहाँ पे 1 मान लेता हूं तो मेरे पास मान क्या आ जाएगा? H बराबर Q। अर्थात किसी पदार्थ के एकांक तापमान को बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा का मान ही क्या कहलाएगा दोस्तों? ऊष्माधारिता कहलाता है। यदि इसके मात्रक की बात करें तो देखिए दोस्तों, Q मात्रक हो जाएगा जूल,
ऊष्मा का मात्रक तो क्या हो जाएगा, जूल, और तापमान का मात्रक अपन जानते हैं क्या हो जाएगा, केल्विन। क्या हो जाएगा दोस्तों, केल्विन। और इस प्रकार से ऊष्माधारिता के यदि मैं मात्रक की बात करूं तो यह मात्रक हो जाएगा जूल बटे केल्विन। अब देखिए दोस्तों, अपन यहां पे पढ़ चुके हैं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो इसका जो मात्रक अपन पढ़े हैं वो मात्रक अपन क्या पढ़े हैं, जूल बटे किलोग्राम केल्विन। इसके बाद अपन ने पढ़ी गुप्त ऊष्मा। क्या पढ़ी दोस्तों, गुप्त ऊष्मा। और इस गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक अपन पढ़ चुके हैं वो क्या हो जाएगा, जूल बटे किलोग्राम। और अब अपन पढ़ रहे हैं ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे केल्विन। क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल बटे केल्विन। और एक अलग से मैंने आपको बता दिया ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता। और इस ऊष्मीय चालकता का मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकंड मीटर केल्विन। क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल बटे सेकंड मीटर केल्विन। और ये चारों के चारों जो मात्रक हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। आगे यदि मैं बात करूं कि ऊष्मा जो धारिता है वो किस मान पे डिपेंड करती है, वो किस मान पे डिपेंड करती है, तो देखिए ऊष्मा, सबसे पहले मैं बात करूं इस विशिष्ट ऊष्माधारिता की, तो ये विशिष्ट ऊष्माधारिता मैंने आपको बताया था ये किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों, प्रकृति पर। और ऊष्माधारिता जो मान है वो डिपेंड करती है किस पर, द्रव्यमान अर्थात इसके वजन पर। ऊष्माधारिता डिपेंड करती है द्रव्यमान पर, जबकि विशिष्ट ऊष्माधारिता किस पर डिपेंड करती है, किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर। आगे यदि अपन बात करें, एक शब्द आता है आपके पास कृष्ण पिंड। शब्द आपके पास आगे आ गया कर्षण पिंड। अब कृष्ण का अर्थ अपन जानते हैं, कृष्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, काला। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला, अर्थात अपन क्या बोलेंगे, काला पिंड। परिभाषा क्या हो जाएगी, वह पिंड जो ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऊष्मा का क्या करता है, अवशोषण करता है, और वह क्या कहलाएगा, कृष्ण पिंड कहलाता है। अपन जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की जो काली सतह होती है वो किसी भी ऊष्मा का एक बहुत अच्छी अवशोषक वस्तु मानी जाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह पिंड जो ऊष्मा का अवशोषण करती है कृष्ण पिंड कहलाता है। जैसे यदि मैं बात करूं काजल की, तो ध्यान रखना दोस्तों, काजल जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। काजल जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक, क्यों होता है, क्योंकि यह ऊष्मा के 95% मान को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों, ऊष्मा के 95% मान को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक स्रोत। 95% अवशोषक कर लेती है किसको, ऊष्मा के मान को। एक छोटा सा नियम और आता है इसी में, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। देखिए दोस्तों किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का नियम यह होता है कि जो वस्तु ऊष्मा का जितना अधिक अवशोषण करती है उतना ही क्या करती है, उत्सर्जक करती है। अर्थात वह वस्तु जो ऊष्मा का जितना अवशोषक करेगी उतना ही क्या करेगी, फिर उत्सर्जक करती है। क्या कहलाता है, इस किरचॉफ का ऊष्मा नियम कहलाता है।
क्या कहलाता है दोस्तों? किरचॉफ का ऊष्मा नियम। जैसे यदि मैं बात करूं कि आपके पास ये दो गेंद है, एक तो गेंद है आपके पास ए और ये इसका रंग है आपके पास सफेद, और एक आपके पास है बी, इसका रंग कैसा दिया हुआ है? काला। अर्थात एक गेंद तो है सफेद और दूसरी गेंद क्या है? काली। तो देखिए दोस्तों, यदि इन दोनों गेंदों को समान तापमान पर गर्म किया जाता है, समान तापमान पर गर्म किया जाता है, तो अपन यदि इन दोनों को समान तापमान पर गर्म करने के बाद किसी अंधेरे में लेके जाते हैं तो आपको ये काली वाली गेंद अधिक चमकीली दिखाई देती है, अधिक चमकीली दिखाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि यह काली होने की वजह से अधिक अवशोषक करेगी और अधिक अवशोषित करने के साथ ही उत्सर्जन का मान भी क्या करेगी? अधिक करेगी, जिस कारण से काली गेंद अधिक चमकीली तथा सफेद गेंद कम चमकीली दिखाई देती है। सिंपल सा एक उदाहरण यदि अपन ले तो कि गर्मी के दिनों में अपन सफेद वस्त्र अर्थात हल्के वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मा के मान को कम से कम अवशोषित करें। और सर्दियों के दिनों की यदि मैं बात करूं तो गहरे कपड़े या मैं बात करूं काले कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा के मान का क्या होता है? अच्छा अवशोषक होता है, जिस कारण से उसको सर्दी का अनुभव कम होता है और इसीलिए सर्दियों में अक्सर काले कपड़े जबकि गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। यह आज का आपका ऊष्मा का तथा तापमान का कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी के बारे में।